Hello dear children, this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. In our last video we had started with a new chapter, Atoms and Molecules, जिसमें हमने पढ़ा कुछ basic introduction of the chapter. Then we studied the laws of chemical combination. We also studied about the postulates of Dalton's atomic theory, right? जब ये स्टडी हो रही थी, जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, उस टाइम तक भी नॉट मच वाज नोन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर एटम्स. ठीक है, कुछ फिलॉसफीज थी तब तक, कुछ द बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज एन एटम वाज नॉट दैट क्लियर. एंड एट दैट टाइम जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, द थ्योरी स्टेटेड कि मैटर हमारे अराउंड किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो या मिक्सचर्स हो, everything is composed of very small particles called atoms. This much was known, and based upon that फिर बहुत सी studies हुई, and then there came an answer to the question, what is an atom? So what is an atom? An atom is a building block. It's a building block of all the matter that exists around us. It's the building block. Now what do you mean by the building block? एक सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड. फाइन. तो बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट होती है? ऑल ऑफ अ सडन आज आपने देखा इट वाज अ वेकेंट लैंड एंड द नेक्स्ट यू कम एंड सी अ बिल्डिंग ओवर देयर. नो. कैसे कंस्ट्रक्ट होती है बिल्डिंग? ब्रिक बाय ब्रिक. यू मस्ट हैव सीन द मेसन हाउ द ब्रिक्स आर लेयर्ड. ठीक है, एक ब्रिक पे दूसरी, एंड बहुत सारी ब्रिक्स को लेयर करके एक वॉल रेडी होती है. देन बहुत सी वॉल्स रेडी होती हैं, देन रेडी होता है एक रूम. फाइन. कलेक्शन ऑफ रूम्स रेडी होते हैं, एंड देन रेडी होती है एक बिल्डिंग. सो दैट वन सिंगल ब्रिक, दैट ब्लॉक का जो इम्पोर्टेंस है ना पूरी बिल्डिंग को बनाने में, एटम का भी वही इम्पोर्टेंस है पूरे मैटर, जो भी हमारे अराउंड मैटर है ना उसको बनाने में. सो जो मैटर है, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो हमारे अराउंड एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ मैटर, एंड उस मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है एटम. यानी एवरीथिंग अराउंड अस इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम्स. नाउ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्टिकल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, कुछ भी जो हमारे अराउंड है वो सब कुछ अब हमें पता है कि कुछ भी जो भी आपके आसपास आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, जैसे एयर, जो भी आप फील भी कर रहे हो, अल्टीमेटली वो सब कुछ एटम से बना है. बट वो जो एटम से बना है, दैट एटम इज़ नॉट विजिबल टू अस. वो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते. तो क्या साइज़ होगा उस एटम का? बिफोर स्टडिंग द एक्चुअल साइज ऑफ द एटम, लेट अस नो कि आप इमेजिन करो कि आप इन एटम्स को स्टैक बनाकर रख रहे हो. लाइक सपोज अगर ये एक एटम है, एंड देन ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो आप बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे इन सेंस मिलियंस ऑफ एटम्स, इस तरह के मिलियंस ऑफ एटम्स अगर आप स्टैक करो ना, एक दूसरे के ऊपर मिलियंस ऑफ एटम्स रख दो, तो इसकी जो थिकनेस आएगी ना, वो स्टैक्ड एटम्स की जो थिकनेस आएगी, उसकी थिकनेस पता है क्या होगी? आप जो पेज पढ़ रहे हो, जो बुक पढ़ रहे हो ना, उस बुक की जो, उस एक पेज की, एक पेपर की, एक शीट की जो थिकनेस है ना, कितना पतला होता है पेपर, तो उसकी, उस पतले से पेपर की जो थिकनेस है ना, मिलियंस ऑफ एटम्स को आप अगर स्टैक करोगे ना, तो उसकी थिकनेस वो होगी. सो द एटम्स आर सो स्मॉल, स्मॉलर देन एनीथिंग यू कैन इमेजिन. फाइन. नाउ लेट अस सी कि क्या रेडियस है, कितने छोटे हैं ये एटम्स. 1/10⁻⁹. 1/10⁹ मीन्स 10⁻⁻⁹. ठीक है. 1/10,000 मीटर is equal to 1 nanometer. Fine. 1/10⁹ मीटर, ये रिलेशन है मीटर एंड नैनोमीटर का, इज 1 नैनोमीटर. एंड एटम का रेडियस कितना है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम? हाइड्रोजन एटम से समझ लो. हाइड्रोजन एटम का रेडियस है 10⁻⁻10, इससे भी कम. नॉट इवन अ नैनोमीटर, इट्स 0.1 नैनोमीटर. इतना, this small is the radius of an atom. Fine. 10⁻⁻10, that is 0.1 nanometer, 10⁻⁻10 meter. Fine. This is the
radius of an atom. So now you cannot imagine, actually we cannot imagine कि क्या size हो सकता है इस atom का, ठीक है. So the question arises कि अगर वो इतना small है तो is it that important? What do you think? Is it that important? जितना हम इसकी स्टडी कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है and then we are studying the radius of it and the whole chemistry, the whole chemistry is it revolves around atom, we may say. सारे reactions, सारे chemical reactions जो भी होता है we know कि atoms are involved, atoms में ही reaction होता है, ठीक है. So yes, they are very very important. टुडे वी हैव मैनी मॉडर्न टेक्निक्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें जो भी एलिमेंट है उनके सरफेस को अगर आप उन एडवांस्ड टेक्निक से इफ़ यू सी देम तो उनके सरफेस पे एटम्स आर विजिबल, मैग्नीफाइड साइज ऑब्वियसली एटम्स का दिखा जा सकता है आज की डेट में. नाउ जब ये स्टडी हो रही थी ना बेटा, उस टाइम पे जो डाल्टन ने पोस्टुलेट्स दिए, उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी, तो वो एटॉमिक थ्योरी, वो पोस्टुलेट्स आने के बाद इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर. पूरा वो सारे पोस्टुलेट्स जो उनके बेस्ड थे एटॉमिक, जैसे कि उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट है वो एक स्पेसिफिक एटम का है एंड दैट एटम इज़ हैज़ द specific mass and then chemical properties of that particular element and is different from the atom of other elements. So everything काफ़ी कुछ उन्होंने बताया अपनी इस theory में. And not only this, he also gave symbols to some specific elements. बहुत सारे elements के उन्होंने symbolic form दिए, symbols दिए, जिसमें उन्होंने कुछ circles के बीच में किसी कुछ या तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस दिए या फिर उन्होंने उस एलिमेंट के नाम के लेटर्स को लिखा. फॉर एग्जांपल दिस अ डॉट इन अ सर्कल, ये सिंबल था उनके हाइड्रोजन का, ठीक है. हाइड्रोजन को इन्होंने इस तरह से सिंबलाइज किया. फॉर ऑक्सीजन सिर्फ एक नॉर्मल प्लेन सर्कल, दिस वाज ऑक्सीजन. सो लाइक दिस बहुत सारे उन्होंने एलिमेंट्स के कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स दिए, जिसमें कुछ इस तरह से सिंबल्स थे और कुछ थे लाइक ही रोट C इन अ सर्कल एंड दैट स्टूड फॉर कॉपर. देन L इन अ सर्कल फॉर लेड, लाइक दिस. गोल्ड के लिए ही रोट G एंड देन लाइक दिस. सो डिफरेंट सिंबल्स के साथ उन्होंने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट भी किया. दिस ऑल्सो ही डिड. एंड इनका एक जो सिंबल था ना, ये जस्ट एक एलिमेंट का सिंबल नहीं था. ये क्या स्टेट करता था कि ही सेड दैट दिस सिंबल इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. फाइन, ही सेड कि ये एक सिंबल एक एटम है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है. तो उन्होंने ये सारे सिंबल्स, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए, ठीक है. आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद बेसिकली another scientist, Berzelius, he said, इन्होंने बोला, जो आज हम मॉडर्न सिंबल्स पढ़ते हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स के, एटम्स के जो हम लोग सिंबल्स पढ़ते हैं, तो ही वॉज द वन हु सेड कि इस तरह से नहीं, सिंबल्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए एलिमेंट्स के नेम के फर्स्ट लेटर से, ठीक है. यानी एलिमेंट्स के जो नेम अभी जो हम लोग मॉडर्न डे में जितने भी सिंबल्स पढ़ते हैं, वी नो कि वो सारे सिंबल्स उन एलिमेंट्स के मतलब जो लेटर्स हैं वो उन एलिमेंट का या तो फर्स्ट लेटर है, नेम ऑफ द एलिमेंट का फर्स्ट लेटर है, या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर है, या फिर the letters have been taken somewhere from the name of the element. But he was the one, Berzelius, he said कि these symbols, Dalton gave the symbols for the first time, but Berzelius was the one who said कि symbols जो होने चाहिए वो element के names पे होने चाहिए, ठीक है. तो उस टाइम पे ना, जब जो अब elements के name पे होने चाहिए, तो elements की naming कैसे होती थी? जो elements थे, some were named डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस प्लेस में फर्स्ट टाइम दे वर फाउंड इन विच प्लेस. लाइक कॉपर, तो कॉपर वॉज नेम्ड आफ्टर द प्लेस सिप्रस, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मिला, ठीक है. द प्लेस वेयर इट वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉपर वॉज फाउंड इन सिप्रस, तो उसका नाम हो गया कॉपर. तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वॉज फाउंड. मतलब कि एलिमेंट्स का जब नामकरण हो रहा था तो कैसे नेमिंग हो रही थी उनकी,
जहाँ पे मिले उसके बेसिस पे नाम हो गया। कुछ एलिमेंट्स थे जिनका नामकरण हो रहा था उनके कलर के बेसिस पे, तो जैसे गोल्ड, इंग्लिश में गोल्ड मीन्स येलो, तो वो जो एलिमेंट था इट वाज येलो इन कलर, सो येलो कलर का है, गोल्ड का मतलब येलो है, तो उसका नाम हो गया गोल्ड। तो इस तरह से कुछ कुछ एलिमेंट्स थे, उनकी नेमिंग हो रही थी। आज की डेट में तो वी नो कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो नेमिंग होती है दैट इज़ IUPAC नेम के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड नेम्स हैं सारे एलिमेंट्स के। IUPAC इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फाइन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज सारे एलिमेंट्स जो नेम्स हैं वो IUPAC अप्रूव्ड है। तो ये एलिमेंट्स की नेमिंग हो गई। अब जो सिंबल्स होंगे ना एलिमेंट्स के, इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स के नेम हैं उनके ही कुछ लेटर्स से होंगे, बेसिकली उनके फर्स्ट लेटर से। फॉर एग्जांपल नाउ एलिमेंट्स के सिंबल, मॉडर्न डे सिंबल्स क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है उसका फर्स्ट लेटर H। फाइन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल इज कैपिटल A एंड स्मॉल l। फाइन। Cobalt, it is capital C and small o. So these are the rules, for writing the symbols of the elements. ये ऐसे we cannot write capital A and capital L. This is wrong. We cannot write small c and capital O. This is also wrong. The only way, the correct way or the rule to write the symbol of the elements is उनके जो फर्स्ट लेटर होते हैं ना वो कैपिटल होते हैं. They have to be capital. You cannot write oxygen as small o. You cannot write hydrogen as small h. This small h is incorrect. ठीक है. If it is the single letter, like here h is the single letter for the, this is the only symbol for hydrogen. Okay, the first letter of the name of the element. So it has to be a capital H. You cannot write small h. If it is aluminium, so here you can see the first letter of the word aluminium and then the second, it is followed by the second letter L. So this second letter has to be a small letter and the first has to be in the upper case. ठीक है, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए एंड ये लोअर केस होना चाहिए, द सेकेंड लेटर ये स्मॉल लेटर होना चाहिए. सेम फॉर कोबाल्ट, यू कैन सी दिस C हैज़ टू बी कैपिटल एंड देन दिस O हैज़ टू बी अ लोअर केस लेटर. ये O जो है ये स्मॉल लेटर होना चाहिए. तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स के सिम्बल्स हैं जिनमें द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज टेकन या फर्स्ट लेटर एंड देन फॉलोड बाय द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड. कुछ ऐसे सिम्बल्स हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल जिंक. ठीक है, जिंक में इट्स नॉट ZI, इट इज ZN. सो फर्स्ट लेटर इज देयर विच हैज़ टू बी द कैपिटल इन द कैपिटल लेटर. बट ये फिर ना बीच में, इस नेम के बीच में कोई भी एक लेटर लेकर उसके सिंबल बनाए गए. फॉर एग्जाम्पल Z के साथ इट इज फॉलोड बाय स्मॉल n. तो दिस इज ZN एंड नॉट ZI. फाइन. सो जिंक का सिंबल है ZN, कैपिटल Z स्मॉल n. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द वे यू राइट द सिम्बल्स. दैट इज वाई आई एम रिपीटिंग इट. तो if you write small z and capital N, it is not the symbol of zinc. So it's incorrect. Fine. For example, chlorine. Chlorine में भी you can see it is not CH. It is C capital and then L. So ऐसे भी कुछ elements हैं जिनके जो symbols हैं वो first two letters नहीं, वो जो फर्स्ट लेटर के साथ बीच का कोई एक लेटर है which makes the symbol of the element. Now कुछ ऐसे भी elements हैं, ये सारे इंग्लिश नेम्स हैं. ठीक है, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, ये इंग्लिश नेम्स हैं. कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो अपने, उनका जो लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड के बेसिस पे उनके नेमिंग है. फॉर एग्जाम्पल जो आयरन है, ठीक है, iron is not I, it is not IR or IU or something like that. No, it is FE. So from where did this FE come? FE तो कहीं पे भी नहीं है ना आयरन में. So this FE came from the Latin word ferrum. Okay, ferrum. Ferrum Latin word है आयरन का and from there FE came. Fine. Then another example is of sodium. Sodium is Na. Fine. So this, what is Na? N is again a Latin, it came from a Latin word natrium. ठीक है, fine. Then we know K. K किसका symbol है? Potassium. And from where did this come? It came from the Latin word again, kalium.
Clear? So these were some of the things which were kept in mind, or you must keep in mind कि सिम्बल्स जो हैं, जो मॉडर्न डे सिम्बल्स हैं एलिमेंट्स के, ये सब कहाँ से आए. ठीक है. नाउ मास का जो कॉन्सेप्ट था ना, दैट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में उनके जो पोस्टुलेट्स में दिखे. सो लाइक दैट, सो इन दैट केस एटॉमिक मास की स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई. तो लेट अस सी व्हाट इज एटॉमिक मास. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एटॉमिक मास. नाउ वी नो, अभी हम समझ गए कि एटम का जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है. तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि एक एटम, सिंगल एटम का अगर मास कैलकुलेट किया जाए या मास वे किया जाए, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सो देयर केम अ टर्म रिलेटिव. ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव इज़ नॉट अ न्यू टर्म. रिलेटिव मीन्स हम किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिलेट करें. सिंपल लैंग्वेज में सपोज आप फ्रूट्स लेने जाते हो. ठीक है, यू गो टू बाय अ केजी ऑफ एप्पल्स. ठीक है, तो जब वो फ्रूट सेलर जो होता है वो क्या करता है, तराजू पे एक साइड पे आपने 1 kg डिमांड किया तो 1 kg के वेट्स रखेगा, 1 kg का एक वेट रखेगा. एंड देन दूसरे पैन पे उसने उतने एप्पल्स रखने हैं कि वो बैलेंस हो जाए दोनों पैन. तो उसने क्या किया, 1 kg का एक वेट था जिसके साथ उसने उन एप्पल्स को रिलेट किया उसके वेट को. अदरवाइज हाउ कैन यू से, आप किसी भी, आप अगर आप लेंथ को ही मेजर करो तो यू हैव अ स्केल जिसके साथ आप जिसको मेजर करना है उसको रिलेट करते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप एक 1 मीटर क्लॉथ कोई पीस लेने जाओ, ठीक है, तो एक तो मेजरमेंट होगा ना कि हाँ दिस इज़ अ स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, कि ये जो साइज़ है ये एक 1 मीटर का साइज़ है, उसके साथ रिलेट करके उस क्लॉथ के साइज़ को द शॉपकीपर कट्स एंड गिव्स यू द पीस. तो ही इज़ रिलेटिंग इट टू समथिंग. अदरवाइज आप कैसे समझोगे कि 1 मीटर क्या है. अगर आप टाइम मेजर कर रहे हो तो आप रिलेट करते हो, आप यूनिट्स यूज़ करते हो, सेकेंड, आवर, 1 आवर, देन आप मतलब एवरी टाइम यू रिलेट, वेन एवर देर इज़ एनी मेजरमेंट तो आप उस मेजरमेंट के साथ यू फाइंड अ यूनिट विद इट. फाइन. यहाँ पे जब मैंने एग्जांपल दिया पैन का, तो मैंने बताया कि उस 1 kg के वेट के साथ, तो बाय दैट आई मीन कि दैट kg यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड जिसके साथ रिलेट करके वो एप्पल्स आप बाय कर रहे हो या वो शॉपकीपर सेल कर रहा है. तो वो रिलेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ. फाइन. तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जिसके साथ आप किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हो. तो लाइकवाइज अगर हम एटम के मास को देखना चाहते हैं, वे करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर यूनिट होना चाहिए. फाइन. अगर मैं ऑक्सीजन के मास को वे करना चाहती हूँ तो हाउ विल आई मेजर दैट. देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड जिसके साथ मैं उसको मेजर करके बताऊंगी कि ये इतने टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कह रही हूँ 5 kg एप्पल्स. ठीक है, 5 kg ऑफ एप्पल्स. तो आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एप्पल्स एक पैन में लेंगे, एक साइड ऑफ द पैन, वन साइड ऑफ द पैन, एंड द अदर साइड यू विल कीप हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट यूनिट kg, 5 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट kg. सो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये यूनिट है kg. 5 मीन्स 5 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट kg. क्लियर. स्टैंडर्ड वो यूनिट है. अगर आप बताते हो 1 मीटर, इफ यू वांट 4 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ, तो मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट. अब 4 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट. क्लियर. हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट यूनिट? 4 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट, ऑफ दैट स्टैंडर्ड यूनिट. दैट मीन्स 4 मीटर ऑफ द क्लॉथ you need. 5 times of the standard unit kg. That means 5 kg of any fruit, any vegetable you want. I have already made a detailed video on this topic, relative atomic mass. बहुत डिटेल में एक्चुअली आपको नहीं पढ़ना, but then I think you must go through that video once. It's very simple. It will become very simple. The topic will be very much clear if you go through that video. मैं आई कार्ड में उसका information दे दूँगी. But अभी सिंपल लैंग्वेज में इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आई एम ट्राइंग टू से कि जो यूनिट्स होते हैं ना बेटा, वो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 एप्पल्स ले आओ तो यू विल ब्रिंग 5 पीसेस. अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 राइस ले आओ तो व्हाट डज दैट मीन कि आप 5 ग्रेन्स ऑफ राइस लेके आओगे. दैट मेक्स नो सेंस. इफ़ आई आस्क यू टू ब्रिंग 5 ऑयल, सो 5 ऑयल, व्हाट डज दिस मीन? यू ब्रिंग 10 ऑयल. व्हाट इज़ 10 ऑयल? कोई सेंस नहीं है इसका जब तक कि उसके पास एक यूनिट नहीं है. समझ आ रही है बात? किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए ना एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, और वो जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो स्टैंडर्ड होती है उसकी यूनिट.
फिर दैट मेनी टाइम्स 1 यूनिट, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गए। फिर आप उस स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करते हो, लाइक 5 kg तो 5 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। क्लियर? तो एटॉमिक मास को भी मेजर करने के लिए एक रिलेटिव टर्म हमने यूज़ किया है। दैट मीन्स उस मास को मेजर करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। पहले वो स्टैंडर्ड माना गया था ऑक्सीजन एटम को। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो 16 मास मीन्स 1/16 ऑफ द ऑक्सीजन एटम को पहले स्टैंडर्ड माना गया था, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एटम था जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और भी कुछ उसमें बहुत से पॉइंट्स थे, जिसको पहले ऑक्सीजन को, इसके बाद हाइड्रोजन को भी स्टैंडर्ड माना गया था। बट देन फाइनली कार्बन 12 आइसोटोप इज द एटम, कार्बन 12 आइसोटोप द एटम जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर measure the mass of the atom। तो मास ऑफ द एटम भी अगर आप स्टडी करोगे तो सिंगल एटम को मास को वे कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एटम्स हैं जिनको वे किया जाता है, बट वो आपको अभी डिटेल नहीं पढ़ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड ओनली दिस कि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसके साथ रिलेट करके बाकी सारे एटम्स के मास को स्टडी किया जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, सपोज आप एक वाटरमेलन लेते हो। ठीक है, फ्रूट सेलर है, वो वाटरमेलन लेके आए, आप कहोगे मैम वेजिटेबल और फ्रूट्स के पीछे पड़ गई है, बट बेटा डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स से जब हम चीज़ें समझते हैं ना, तो वो ईजी होती हैं टू अंडरस्टैंड। अब मैं एक एटम की बात करूँगी तो वो तो पहले हम देख भी नहीं सकते, तो वो इमेजिनेशन वो कभी समझ नहीं आने वाला। तो वाटरमेलन तो हम देख सकते हैं। वाटरमेलन इज़ अ बिग फ्रूट विच कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी पीसेस। तो सपोज आप इसको 12 पीसेस में डिवाइड करते हो। ठीक है, 12 पीसेस ऑफ दिस वाटरमेलन इफ़ यू टेक, तो आप समझ लो कि ये वाटरमेलन एक कार्बन 12 आइसोटोप है। ठीक है, एक एटम है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 12 पीसेस में डिवाइड करती हूँ तो सोचो कि कार्बन 12 मीन्स इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप समझ लो कि 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स 1 1 1 1 1 1 12 यूनिट्स हो गए। ठीक है, 12 पीसेस हो गए। ठीक है, क्लियर है? तो अब जो यहाँ पे हमने 12 पीसेस डिवाइड किए, तो मेरे पास ये 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स के सिंगल मास में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, जैसे मैंने इस वाटरमेलन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो समझ लो कि कार्बन 12 का मास है 12, तो उसको मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मेरे पास हर पार्ट का, कार्बन 12 आइसोटोप के हर पार्ट का जो मास है वो कितना है? 1 है। एंड व्हाट इज़ द यूनिट? पहले यूनिट था AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट वाज द यूनिट ऑफ, जो भी हम ये एटॉमिक मास मेजर करते थे ना, तो हम कहते थे 12 AMU। ऑक्सीजन का मास कितना है? इट इज 16 AMU, लाइक दैट। बट देन अगेन IUPAC नेम के अकॉर्डिंग दैट वाज चेंज्ड टू ओनली U, विच इज़ द यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अभी उसका यूनिट है, एटॉमिक मास का यूनिट है ओनली U। सो वी से कि ऑक्सीजन का मास कितना है? इट्स 16 U, लाइक दैट। नाइट्रोजन का मास कितना है? इट्स 14 U। ओके, तो मास जो होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास होता है। ठीक है, तो इट इज़ 14 U। तो यहाँ बैक टू वाटरमेलन। नाउ ये 12 पीसेस में सपोज डिवाइड कर दिया। अब ये जो वाटरमेलन है ना, सपोज जो फ्रूट सेलर आया है, उसने कहा कि उसके पास वेट्स नहीं है। ये एक वाटरमेलन है, उसका उसने वेट बताया 12 यूनिट्स, एंड ही सेड कि आपको जो भी फ्रूट लेना है, ही हैज़ कट द वाटरमेलन इनटू 12 पीसेस। तो हर पीस का वेट कितना हुआ? 1 यूनिट। क्लियर? अब इसको ऐसा समझो, सपोज मेरे को कोई ऐसा फ्रूट लेना हो जिसका वेट हो से 16, ऑक्सीजन जैसे हम एटम को समझ लो, एक फ्रूट है जिसका 16 वेट है। ठीक है, अगर मेरे पास एज अ होल सिर्फ एक वाटरमेलन हो, उस ऑक्सीजन को यानी उस फ्रूट को जिसका 12 से ज़्यादा मास है, अगर मुझे इस वाटरमेलन से उसको मेजर करना है और वाटरमेलन को कट नहीं किया हुआ है, तो अगर पैन के एक साइड पे वाटरमेलन रखा जाए और पैन के दूसरे साइड पे वो फ्रूट रखा जाए जिसका वेट इससे ज़्यादा है। क्लियर? तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड पे अभी और फ्रूट्स रखने होंगे। अब मेरे पास फ्रूट सिर्फ वाटरमेलन ही हैं,
वही सेम साइज़ के, सेम मास के, वेट के। अगर मैं वो दो वाटरमेलन इसके ऊपर रख दूँ दूसरे साइड ऑफ पैन, क्योंकि जब एक रखा था तो ये लाइटर था, जिसको मुझे मेजर करना है वो हैवी है, तो मैंने 2 वाटरमेलन रख दिए, तो क्या होगा, 2 वाटरमेलन रखने के बाद ये तो हैवी हो जाएगा इससे, बिकॉज इसका वेट 2 वाटरमेलन्स जितना नहीं है। क्लियर? तो व्हाट इज द ऑप्शन? द ऑप्शन इज, अगर इसका वेट 12 यूनिट्स है, कट इट इनटू 12 इक्वल पीसेस। तो अब आपके पास आ गए 12 इक्वल पीसेस जो सिंगल यूनिट का काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब मुझे अगर 16, सपोज जो भी इसका वेट है, जब मैंने पहले रखा एक साइड पैन पे 12 के 12 यूनिट्स मैंने इसके रख दिए, बट अभी भी ये हैवी है, तो व्हाट नेक्स्ट कैन आई डू? अब मैं पूरा का पूरा वाटरमेलन नहीं रखूंगी, वन स्लाइस रख के तब तक रखूंगी जब तक कि वो बैलेंस ना हो जाए। एंड आई फाउंड कि 12 यानी सारे के सारे पीसेस रखने के बाद और मुझे 4 पीसेस लगे, तो ये बैलेंस हुआ पैन। ठीक है, दैट मीन्स इसका वेट कितना हुआ, 12 + 4 यानी 16 यूनिट्स। समझ आ गई बात? फ्रूट्स खा के 16 यूनिट्स इसका मुझे मास मिला। अगर मैं इसे कट नहीं करती, अगर सिंगल यूनिट में नहीं होता, तो ये मुझे 16 नहीं मिलता। सिंपल। तो इसका जो वेट मुझे मिला 16 यूनिट्स, ये मैंने किस तरह से मेजर किया? इस 12 के सिंगल पीस से मेजर किया। तो 12 का जो सिंगल पीस था दैट वाज 1/12। अगर मैं इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो ये एक पार्ट कितना हुआ, 1/12 हुआ। ठीक है, एक फ्रूट को मैंने 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो एवरी पीस का मास कितना हुआ, 1/12 हुआ। ठीक है, तो मैं एक्चुअली जब कार्बन 12 आइसोटोप के साथ मेजर कर रही हूँ ना, तो उसके 1/12 पार्ट के साथ मेजर कर रही हूँ। क्लियर है? तो कमिंग टू द कार्बन 12 को भी मैं उसके एज अ होल कार्बन 12 के साथ किसी भी एटम को रिलेट करके उसका मास नहीं कैलकुलेट करते। कार्बन 12 के 12 यूनिट्स में इट हैज़ बिन डिवाइडेड, जिसको कहते हैं 1/12। आपने बहुत जगह बुक्स में देखा होगा कि 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, 1/12 पार्ट। सो दिस इज द 1/12 पार्ट। जब उसको 12 उसके सिंगल यूनिट्स के साथ मेजर करते हैं एज अ होल, कार्बन 12 वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, बट जो मेजर होता है ना, वो उसके कार्बन 12 को जब 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका जो सिंगल यूनिट हुआ। ठीक है, सपोज एक सिंगल प्रोटॉन का जो मास हुआ, आप ये मान के चल सकते हो, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, तो यहाँ पे जो सिंगल प्रोटॉन का मास हुआ ना, एक्चुअली उसके साथ कार्बन के जो सिंगल प्रोटॉन का मास हुआ उसके साथ रिलेट करते हैं सारे एटम्स के मास को कैलकुलेट करने के लिए। सो 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप के साथ रिलेट करते हैं सारे एटम्स के मास को कैलकुलेट करने के लिए। बट जब ये सब नहीं पता था, इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी, तो रिलेटिव टर्म के रिलेटिवली इन सेंस के किस तरह से स्टडी हुई थी। फॉर एग्जांपल आप ले लो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में इट वाज फाउंड कि जब ग्राम्स में, ये तो हम लोग बहुत छोटे यूनिट की बात कर रहे हैं, सिंगल एटम के मैं मास की बात कर रही हूँ, देन वी आर सेइंग कि उसका AMU यूनिट या फिर यूनिफाइड यूनिट जो है, बट मैं अगर ग्राम्स में बात करूँ तो ग्राम्स में CO, अब वी नो कि कार्बन का कितना है मास, 12 है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास 16 है। तो व्हाट इज़ द रेशियो? लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि ये जो एटम्स है एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, तो व्हाट इज़ द रेशियो? इट्स 3:4। फाइन, दैट मीन्स कि जो ये ऑक्सीजन का वेट हो गया, ये कार्बन का वेट हो गया, दैट मीन्स कि जब ये डिसोसिएट होगा तो 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लाइक दैट। तो इट वाज फाउंड कि ये जो भी एटम्स होते हैं ना, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें जो रिलेशन, जो रिलेटिव वेट, जो रिलेटिव मास होता है, तो सिंगल यूनिट में उनको स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो रिलेटिवली अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखो, डिसोसिएशन के बाद देखो, तो यू विल फाइंड द रेशियो इन विच ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक एटॉमिक मास, लेट अस सी कि जो एटम्स हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं हमारे अराउंड। डू दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और इन अ कंबाइंड फॉर्म? सो व्हाट डू यू से? डू दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? No, they do not, because independent existence के लिए they need to complete their octet. ठीक है, it's a separate topic, but then still we all know कि हाँ, stability gain करने के लिए
ही सारे ये जो भी रिएक्शंस होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। इंडिपेंडेंटली अगर वो एग्जिस्ट करते तो कभी रिएक्शंस होते ही नहीं, वो तो अनस्टेबल हैं, ठीक है, वो अनस्टेबल हैं। वो चाहते हैं खुद को स्टेबल करना, खुद को स्टेबल करने के लिए, इन सेंस कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट रखने के लिए वो हमेशा सिर्फ इनर्ट गैसेस ही बेटा ऐसे एटम्स हैं जो कि स्टेबल हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट है। अदर देन दैट, और वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है बिकॉज उनका दे आर स्टेबल, तो उनके कोई कंपाउंड्स नहीं है। बट वी नो कि नेचर में एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट है मैटर जो भी है, ठीक है। तो ये एटम्स जो है ना बच्चे, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए तो रिएक्शंस होते हैं, बिकॉज दे वांट देम टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल, ठीक है। तो विल नॉट गो इन टू दैट मच डिटेल उस टॉपिक में, बट शॉर्ट में इफ़ आई से कि एटम्स जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, कंबाइन करके रहते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ। खुद अपने ही एटम, सेम एलिमेंट के एटम्स भी रिएक्ट करके एक साथ रह सकते हैं मॉलिक्यूल बना के, एंड अलग अलग एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना के रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेम एलिमेंट है तो दैट इज़ O2 का एक एग्जाम्पल वी कैन सी, जिसमें 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ही जो हैं वो कंबाइन इन्होंने किया है, मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, और ये दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ H2O, हियर यू कैन सी, और यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ CO2, यू कैन सी कि यहाँ पे अलग अलग जो elements है, atoms है of different elements, they have combined together to form here 1 molecule of water, this is 1 molecule of carbon dioxide. So we can say that जो atoms होते हैं वो other than the atoms of inert gases वो independently बिल्कुल भी exist नहीं करते, they exist in the form of molecules. अब ये molecules molecule of element भी हो सकता है and molecule of compound भी हो सकता है, जिसका detail we'll be studying in the next video. So I end my video here today. I hope I could explain the topic till here. If you found the video helpful, do share it with your friends also, and hope to see you all in the next video also. But for that we need to stay connected, and you know that for that you need to subscribe to the channel. So till then, take care, stay safe, and bye bye.